या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और जो कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आयोजित होती हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। और हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस 15 अक्टूबर से इसे प्रारंभ किया गया है। और इस कार्यशाला में हम लोगों ने अभी तक पांडुलिपियों के संपादन की विधा को जाना है, कैटलॉग कैसे बनाए ये जाना, और साथ ही हमने कुछ प्राचीन लिपियों को भी सीखा है, जिसमें ब्राह्मी हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, उसके अभिलेखों को भी हम लोगों ने डिसाइफर करना सीखा है। और अभी हम नागरी लिपि सीख रहे हैं, प्राचीन नागरी लिपि चल रही है, जिसके स्वरों को हम लोग सीख लिए हैं, व्यंजनों को भी हम लोगों ने आधा जान लिया है। और आज हम व्यंजन वर्णों का अभ्यास करेंगे। तो मैं एक बार पुनः क वर्ण से ही आपको लिख करके बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, और जहां आपको समझ में नहीं आए आप वहां मुझसे पूछ लें। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। जी, तो देखिए, क तो दरअसल नागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसमें शिरोरेखा होती है, सभी अक्षर शिरोरेखा के साथ लिखे जाते हैं। तो पहले आप जब भी कोई अक्षर लिखें शिरोरेखा से प्रारंभ करें। जैसे आपको क लिखना है तो एक ऐसी शिरोरेखा, अर्थात एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन ऐसा बनाएं, और यहाँ बीच के हिस्से में आप क बनाइए। क देवनागरी के जैसा ही है, और इस शिरोरेखा को राइट साइड में और बढ़ा दें। इस प्रकार से ये क होगा। तो क देवनागरी जैसा ही है, आप लोग इसको पहचान जाएंगे। और जो ख है, ख भी देवनागरी के जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, ऐसा एक र जैसा, और एक शिरोरेखा, र के पीछे शिरोरेखा को आगे बढ़ाइए राइट साइड में, और स्टैंडिंग लाइन, और यहां से एक इसमें व जैसा जोड़िए। तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ शायद दिख नहीं रहा है। जो ख है मैं यहाँ लिखता हूं, एक र जैसा बनाइए शिरोरेखा, और यहां से इसमें पीछे से व जोड़िए। तो ये हो जाएगा आपका ख। ओके। अक्षर दिखाई दे रहा है? अब यहाँ ख में आपको सर जी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ख? अब सही है सर। जी जी हाँ जी, अब सही है। जी। ख में ध्यान हमें ये रखना है कि अभी जो देवनागरी लिपि में जो ख लिखते हैं, वो पूरा नीचे से ऐसे जुड़ा होता है, ऐसा होता है। लेकिन नागरी लिपि में ये ख का भी ये नीचे का हिस्सा जो है जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमें र और व जैसा दिखाई देगा, ऐसा है। ठीक है। लेकिन एक ही शिरोरेखा के नीचे है, इसलिए ये ख है। र और व होगा तो ऐसा होगा, ये र अलग होगा इतना, और व ऐसे होगा। तो ये दोनों अक्षर एक शिरोरेखा से यहां जुड़े हुए नहीं है, अर्थात र और व है। और यदि इनकी शिरोरेखा एक हो जाएगी तो ये ख हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि जितने क्षेत्र में अक्षर बना हुआ है, जितने एरिया में अक्षर बना हुआ है, उतने ही एरिया में शिरोरेखा रहेगी। आप देख रहे हैं यहां से फिर और राइट साइड में ये शिरोरेखा आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक जो है
देसी भाषा की जो पांडुलिपियां हैं, मारू गुर्जर की जो पांडुलिपियां हैं, अथवा कभी कभी जो है प्राकृत की पांडुलिपियों में भी, और या फिर 17-18वीं शताब्दी की संस्कृत की पांडुलिपियों में भी ख के लिए कभी कभी मूर्धन्य श का भी प्रयोग हुआ है। और विशेष रूप से देसी जो है भाषा में लिखी हुई पांडुलिपियां, मतलब जो मारू गुर्जर की पांडुलिपियां हैं, मारू गुर्जर में जो है मारवाड़ी, गुजराती और पुरानी हिंदी, कुछ पाली प्राकृत के शब्द भी हैं, इन सब से का मिक्स जो है भाषा है। और उसमें लाखों पांडुलिपियां मध्यकालीन साहित्य की मारू गुर्जर में लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती हैं। वहां जो है ये श जो है मूर्धन्य ख के लिए प्रयोग हुआ मिलता है। कई कई जो है, जैसे कि हमारे वेद मंत्रों में भी आप देखेंगे पूखा विश्व वेदा, तो वहां ऐसा पूषा लिखा है, श लिखते हैं, बढ़ते ख है। या फिर ज्योतिष, ज्योतिष को कई कुछ लोग ज्योतिष बोलते हैं, या ज्योतिषी को ज्योतिषी बोलते हैं। तो ये उच्चारण की वजह से जो है मूर्धन्य श भी ख के लिए प्रयोग पांडुलिपियों में होता है। और यदि कहीं कहीं कि भाई उन्होंने हमें कैसे पता चले कि मूर्धन्य श इसमें पढ़े या ख पढ़े, तो कहीं अगर वो अच्छा लिपि लिपि जो लिपिक है वो थोड़ा अच्छा प्रबुद्ध है, तो वो इस डाउट को क्लियर भी करता है। और वो क्या करता है कि जो यदि इसको श ही पढ़ना है, तो इसके ऊपर एक अंग्रेजी के डब्ल्यू जैसा ऐसा चिन्ह बनाएगा। पांडुलिपि संपादन करते समय हमें कुछ चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए, मैं उन चिन्हों को भी बताऊंगा। और एक बार हमने एक क्लास में बताए भी हैं, यूट्यूब में वो लेसन है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। यदि इस श के ऊपर ऐसा डब्ल्यू जैसा चिन्ह लग गया, तो फिर इसको मूर्धन्य श ही पढ़े। ओके, चलिए, ख हो गया। फिर है ग, और ग भी देवनागरी लिपि के जैसा ही है, ये ऐसा। ग भी पहचान लेंगे आप, अर्थात क वर्ग में अक्षर देवनागरी जैसे ही हैं। और जो घ है, घ थोड़ा सा भिन्न है, ऐसे एक डब्ल्यू जैसा जाएगा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन और शिरोरेखा। शिरोरेखा इतनी ही होगी। ये हो गया आपका घ। ये घ ऐसा नहीं है, ऐसा 18वीं शताब्दी के बाद ये स्वरूप में आता है। उससे पहले ये घ ओल्ड नागरी में ऐसा है, जैन नागरी में भी ऐसा है। ओल्ड नागरी में ये अक्षर जो है बनता है ऐसा, यदि ऐसी आकृति हो तो थ बनता है, देखिए ऐसा। एक मिनट, हेलो, हेलो। तो यदि ये ऐसा लिखा हो, तो ये थ है नागरी लिपि में। ओके, ये थ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग, और जो ग है, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन यहां से राइट साइड से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और इसमें एक अंग्रेजी के सी जैसा, अर्थात ऐसे देवनागरी लिपि का ट जैसा बनाइए, और फिर इसको वापस ऐसे लाइए, और यहां बिंदी। तो ये भी लगभग देवनागरी लिपि के जैसा ही है, आप इसको भी पहचान लेंगे। मैं फिर से लिख रहा हूं, एक स्लीपिंग लाइन और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट साइड में एक स्लीपिंग लाइन ला करके उसको थोड़ा घुमाइए, और इसको राइट साइड में ले जा करके फिर से लेफ्ट साइड में ऐसे लाइए,
और यहाँ पीछे में बिंदी। देवनागरी लिपि में भी लगभग ऐसा ही है, आप पहचान लेंगे। तो ये कवर्ग पूरा हो गया। अब है चवर्ग। चवर्ग में देखिए चौ हमें कई प्रकार का मिलता है। एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, और एक चांद जैसा यहाँ बीच में से बनाइए, और फिर इसको लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे मोड़ के इसके साथ जोड़ दीजिए। नीचे भी थोड़ा पूंछ जैसा। एक चौ ऐसा है। चौ के कई प्रकार हैं। दूसरा चौ आपको ऐसा। तीसरा चौ ऐसा। ओके। और चौ ऐसा। तो इतने प्रकार से आपको नागरी लिपि में चौ मिलेगी। ओके। फिर है छ। और ये जो छ है, ये जैसे ब्राह्मी लिपि में तो ऐसा है, और नागरी लिपि में ये एक स्लीपिंग लाइन खींच करके ऐसे लेफ्ट टू राइट एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और इस स्टैंडिंग लाइन को नीचे से फिर ऐसे लेफ्ट साइड में गोला बनाइए और बीच में से ऐसे काटिए। ये होगा आपका छ। मैं फिर से लिख रहा हूं। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसको लेफ्ट साइड से ऐसे गोला बनाया और ऐसे इसका पेट काटा। ये हो जाता है छ। ओके। तो ब्राह्मी लिपि से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। फिर है ज। ज ज भी दो तीन प्रकार का मिलता है। एक तो ऐसा है, एक स्लीपिंग लाइन, बीच में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक स्लीपिंग लाइन, और लेफ्ट साइड से एक नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन खींच करके इसको लेफ्ट साइड में मोड़ दीजिए, और राइट साइड से फिर एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर ला करके उसको राइट साइड में नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दीजिए, जोकर जैसा। तो ताश में जो जोकर जो होता है ऐसा। एक जौ का प्रकार ऐसा है। दूसरा जो है, एक स्लीपिंग लाइन, बीच में एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए छोटी सी, और इसमें एक ऐसा ड जैसा जोड़िए, और जहां ये छोटी स्लीपिंग लाइन जुड़ी है वहीं से राइट साइड में भी एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन खींचिए और इसको नीचे की ओर ले जाइए ऐसे। ये हो गया आपका जौ। फिर से बना रहा हूं। ये वाला जौ खूब मिलता है, ये वाला देखिए। एक स्लीपिंग लाइन, एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, और इसमें एक प्रकार से आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अंग्रेजी के एस जैसा जोड़िए। ये अंग्रेजी का एस जैसा जोड़ दिया, और पीछे से जहां ये हिस्सा बचा है यहां से राइट साइड में छोटी स्लीपिंग लाइन ले जाकर के उसको नीचे ले जाइए और ऐसे नीचे की ओर खींच दीजिए। तो ये हो गया आपका जॉ। ओके। फिर है झ। और झ एक स्लीपिंग लाइन, और बीच में से एक स्टैंडिंग लाइन ऐसा अंग्रेजी का टी जैसा, और फिर इसको लेफ्ट साइड में ऐसे ऊपर की ओर मोड़िए, और
ये जो बीच की स्टैंडिंग लाइन है, यहां से एक अंग्रेजी के एच जैसा बनाइए, ऐसा। ये हो गया आपका झ। फिर से लिख रहा हूं, स्लीपिंग लाइन, बीच में स्टैंडिंग लाइन, नीचे से इसको लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर मोड़ा, फिर इस स्टैंडिंग लाइन में बीच से एक राइट साइड की ओर एक लाइन खींच करके छोटी सी, उसको नीचे ले गए ऐसे। ये हो जाएगा आपका झ। आप लोग लिखिए, 1 मिनट बस। ओके, झ हो गया। और यो, यो भी तो यो जैसा ही है, सिर्फ ऐसा। अच्छा, यहाँ नहीं दिखेगा। एक ये और ये, ऐसा यो है देवनागरी लिपि में, जैसा यो है वैसा ही। मैं फिर से बना रहा हूं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और यहां से एक ऐसा चूल्हा जैसा बनाइए, और इसको बीच में से जो है जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका यो। ओके, चवर्ग पूरा हुआ। फिर है टवर्ग, ट। और ये ट, ट जैसा ही है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और इसको लेफ्ट में ले जाकर के ऐसे राइट में ले जाइए, ट। फिर है ठ। जो अक्षर समझ में नहीं आए आप मुझे बताइएगा, मैं उसको और फिर से लिख के बताऊंगा। और देखिए, ट में तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है जो है, लेफ्ट से एक राइट की ओर एक स्लीपिंग लाइन ले जाइए, फिर इसको नीचे की ओर ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाइए, और नीचे से फिर ऐसे गोला कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका ठ। तो ठ, हमें ध्यान रखना है, ठ और छ में बड़ी समानता है। यदि इसके पेट में एक स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे, यानी कि इसको ऐसे कर देंगे, तो ये छ हो जाएगा। देखिए, ये हो गया छ, और ये है ठ। छ और ठ में बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो इस प्रकार से आप जो है ठ और छ के भेद को समझ सकते हैं। ओके, ये ठ है और ये है छ। आगे बढ़ते हैं। ड, तो ड जैसे ग बनाया था, ऐसे ही एक स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट, और फिर राइट से एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको फिर लेफ्ट लाइए, फिर राइट जाइए, फिर लेफ्ट आ जाइए। तो इतना ये ड हो गया। लेकिन एक ड और मिलता है, ये तो सिंपल है, आप पहचान लेंगे। एक ड मिलता है ऐसा, स्लीपिंग लाइन, और लेफ्ट साइड से नीचे की ओर एक स्टैंडिंग लाइन ला करके नीचे से ऊपर की ओर घुमाइए, और फिर राइट साइड में लेकर के जाइए, ऐसा। तो इस ड को भी ध्यान में रखिएगा। 16वीं शताब्दी से पहले की पांडुलिपियों में ये इस ड का चलन ज्यादा है। मैं फिर से बना रहा हूं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ऐसे घुमा दीजिए। ओके, और ये ड का द्वित्व अगर करना है तो ऐसा मिलेगा, एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये एक ड बनाया,
और यहीं से इसको डबल कर दीजिए ऐसा। तो ये हो गया आपका डबल ड, ड, डबल ड। संयुक्त अक्षर पढ़ाते समय मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ढ, ढ तो ढ जैसा ही है, ऐसा ही। फिर से लिख रहा हूं, ये स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन नीचे से गोला किया और ऐसा कर दिया। ढ, ढ नो चेंज है, नागरी लिपि में भी नहीं बदला है, देवनागरी में भी ऐसा ही है। फिर है नौ, और ये नौ जो है एक स्लीपिंग लाइन ऐसे, और लेफ्ट साइड से फिर नीचे की ओर एक स्टैंडिंग लाइन लाई है। इतनी ला करके इसको आप राइट साइड में ऐसे मोड़िए, जैसे हम ए बना रहे थे ना। इतना मोड़ने के बाद एक पीछे से एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक और पूरी स्टैंडिंग लाइन, बीच वाली स्टैंडिंग लाइन आधी आधी रहेगी। ये हो गया आपका नौ। दूसरा प्रकार, स्लीपिंग लाइन आगे से स्टैंडिंग लाइन और ऐसे मोड़ा, और एक स्टैंडिंग लाइन खींचा छोटी और एक बड़ी, तो ये आपका नौ हो गया। और यदि देखिए अब नौ में तीन स्टैंडिंग लाइनें हैं, और यदि ए होगा तो कैसा होगा, ऐसा। ये हो गया ए। अब ए और नौ में आप फर्क जान लीजिए। ए में जो पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, लेकिन नौ में जो बीच की जो स्टैंडिंग लाइन है ये सीधी स्ट्रेट है और तीसरी वाली से छोटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है तो। तो भी लगभग समान ही है, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और ऐसा। ये तो नीचे में थोड़ी पूंछ जैसी लगी होगी। ओके, सिरोरेखा फिर और राइट साइड में आगे नहीं जाएगी। दूसरा एक तो मिलता है ऐसा, एक ऐसा अंग्रेजी के उल्टा यू जैसा, इसके ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन और ऐसा। ओके, तो अभी हमारा 10 मिनट और चलेगा ये। अभी मैसेज आया है, तो मैं 10 मिनट में जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोगों को अक्षर बताता हूँ, यानी कि 3:20 पे ये क्लास पूरी होगी। ओके, तो ये पुराना वर्जन है, ब्राह्मी लिपि को फॉलो यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी में भी ऐसा है। ओके, ऐसा है। इसमें यदि आप सिरोरेखा लगा दें ब्राह्मी के में, तो आपका जो है नागरी लिपि का ये वर्जन बन जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट ये अक्षर ब्राह्मी से लिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ, और ये थ जो है एक सर एक बार स्लीपिंग तो लाइन। तो दिखाइए ना। जी सर एक बार तो दिखाइए ना, और एक बार। जी जी, फिर से बताता हूँ। देखिए ये तो जो है एक तो देवनागरी जैसा ही है, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, और ये आपका तो हो गया। नीचे से थोड़ा पूंछ जैसा लगा होगा राइट साइड में ऐसा, इसको तो आप पहचान लेंगे। दूसरा तो जो है ऐसा है, ये अंग्रेजी के उल्टे यू जैसा बनाइए, इसके ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन लगाइए, और
फिर स्लीपिंग लाइन ऐसे जोड़िए। तो ये वाला तो 15वीं शताब्दी से पहले की पांडुलिपियों में आपको मिलेगा, है ना। ये डायरेक्ट ब्राह्मी से आया है, क्योंकि ब्राह्मी में जो त है वो ऐसा है, देखिए ऐसा। और इसी ब्राह्मी वाले त पर यदि आप शिरोरेखा लगा दें तो लगभग यही आकृति निकल करके आ जाती है। ओके, क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। जी, फिर है थ। और थ जो है, इस प्रकार से एक शिरोरेखा बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन जोड़िए, और यहां लेफ्ट साइड से ये जो हिस्सा है, यहां से इसको घुमाइए ऐसा, राइट की ओर ला करके एक पौ जैसा बनाया, और इसको फिर से एक और घुमाइए ऐसा, और नीचे की ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको थोड़ी सी राइट साइड में ऐसे मोड़िए। ये होगा आपका थ। तो ये हमें घ का भ्रम कर सकता है, क्योंकि अभी देवनागरी लिपि में घ ऐसा है। ओके, ये देवनागरी लिपि का घ है। और नागरी लिपि का घ जो होगा वो ऐसा एक डब्ल्यू जैसा, और स्टैंडिंग लाइन खींच करके फिर ऐसे सिरोरेखा लगी होगी, ऐसा होगा। ये नागरी लिपि का घ है, ये नागरी लिपि का थ है, और ये जो है आपका देवनागरी लिपि का घ है। ओके, तो देवनागरी का घ और नागरी का घ में भी अंतर है। आगे बढ़ते हैं। फिर है द। द तो द जैसा ही है, सिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन छोटी, और इसको लेफ्ट लाए, लेफ्ट से राइट गए, और ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी। ये हो गया आपका द। फिर है ध। ध थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ध में शिरोरेखा नहीं होती है। ये ऐसा है, स्टैंडिंग लाइन खींचिए, लेफ्ट साइड में एक नीचे में एक गोला जैसा बनाइए, अर्थात अंग्रेजी के डी जैसा बनाइए, और फिर यहां ऊपर से एक पौ जैसा ला करके यहां जोड़िए, इतना, और नीचे में एक पूंछ जैसा लगाइए। ये होगा ध। फिर से लिख रहा हूं, ये स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में गोला, और फिर ऊपर से इस जो है ऐसा जोड़ा, और नीचे में पूंछ, ऐसा ध होगा। ध में फिर सिरोरेखा नहीं होती। ओके, और औ में भी सिरोरेखा नहीं होती है। तो कुछ अक्षर हैं जिनमें सिरोरेखा नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे अक्षरों को डिलीट करने के लिए 15वीं शताब्दी तक जो है, ऐसे अक्षरों को, जिन अक्षरों में सिरोरेखा नहीं होती थी उनमें सिरोरेखा लगा करके डिलीट किया जाता था, और जिनमें सिरोरेखा होती थी उनकी सिरोरेखा को थोड़ा हड़ताल वगैरह लगा करके थोड़ा सा फीका कर दिया जाता था, तो वो उन अक्षरों को डिलीट मान लिया जाता था। क्योंकि पांडुलिपि में एक बार लिख गया, उसके बाद उस अक्षर को मिटाने के लिए, डिलीट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना होता है। तो वो क्या करते थे कि ध को जब भी डिलीट करेंगे तो इसमें सिरोरेखा ऐसा खींच देंगे, समझ लीजिए ध डिलीट हो गया। ओके, क्योंकि इसमें पहले से सिरोरेखा नहीं होती है। तो फिर से लिख रहा हूं मैं आपको, ये एक अंग्रेजी का डी जैसा बनाइए, और इसमें ऐसा ऊपर से जोड़ दीजिए, और इस नीचे में पूंछ लगाइए, तो ये हो जाए आपका ध। ये ध्यान रखना है, यदि नीचे में पूंछ नहीं होगी, सिर्फ ऐसा लिखा होगा, अक्षर सिर्फ ऐसा लिखा होगा, तो फिर ये आपका ध नहीं है, क्योंकि नीचे पूंछ नहीं है। फिर ये हो जाएगा 4 नंबर।
4 संख्या। ओके, ये 4 नंबर है और ये ध है। स्पष्ट हो गया जी। जी सर। फिर है नौ। नौ सिंपल है, देवनागरी जैसा ही, शुरू रेखा, स्टैंडिंग लाइन और बीच में ये ऐसा नल जैसा नौ। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर पवर्ग है। पवर्ग सरल है। प तो ऐसा प जैसा ही है, ये हो गया प। और फ बनाने के लिए प बनाइए और इसमें नीचे में पीछे में जो है राइट साइड में एक त जैसा जोड़िए और शिरोरेखा को आगे बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका फ। और ब भी सरल है, देवनागरी जैसा ही। ये ब राइट साइड में थोड़ी पूंछ ऐसा ब। और भ थोड़ा कई प्रकार का है, ऐसे शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, नीचे से यहां से एक गोला करके ऊपर की ओर जाइए ऐसा, ये होगा भ। एक प्रकार और बता रहा हूं, ये शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन और ये ऐसे यहां तक भी, लेकिन ऊपर शिरोरेखा के साथ जोड़ा नहीं हो। एक प्रकार और देख लीजिए भ का। भ हमें कई बार कई प्रकार का मिलता है, इतना सा छोटा सा भ जो है बहुत भ्रम करता है। और एक प्रकार और भ का ऐसा बिल्कुल ल जैसा या त जैसा लग रहा हो। ओके, या फिर ये ऐसा। तो इतने प्रकार से आपको भ मिल जाएगा। आगे बढ़े। अभी 1 मिनट हद तक हमारा और बचा है, इसको पूरा कर लेते हैं। भ और म। म तो ऐसा म जैसा ही है। ओके, ये हो गया आपका म। तो यहां तक आज रखते हैं, और कल भी हम लोग, कल आप लोग जुड़ पाएंगे क्लास में? कल सब लोग फ्री हैं? जी सर। जी, तो कल भी हम लोग लगभग 2:30 बजे के करीब सर। जुड़ते हैं और इन जी सर। व्यंजन वर्णों को पूरा कर देंगे। और आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति एक ग्रुप और बनाइए और उसमें जो हम लोग डेली जुड़ने वाले लोग हैं उन सबको जोड़िए और